ये बोर्ड मुझे बताओ कि सही विजिबल है ना? अच्छा यार, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ डिसकंटिन्यू किया था हमने लास्ट टाइम? एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन। एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन जी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स। आई बिलीव अराउंड 10 न्यू स्टूडेंट्स इंडक्टेड बिटवीन फ्राइडे टू मंडे। इसके दरमियान में बैच 4 के अंदर एक अच्छी तादाद आई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस ऑन अस। लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको बता दूं कि सेल टैक्स एक्ट को हमने पढ़ा और एक लेक्चर उसके ऊपर दे दिया और एक जनरल एक स्केच खींचा, एक प्लान बनाया कि किस तरह हमने लेके चीज़ों को आगे चलना, और वो हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया, जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा बैच 4 का। तो आज इसका सेकंड सेशन है, तो हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी थी और वो थी एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर, कौन सा बंदा एक्टिव होता है? तो उसमें हमने बता दिया था कि कौन, हमें ये नहीं पता कि कौन एक्टिव है, हमें ये पता है कि नॉन एक्टिव कौन है। जब नॉन एक्टिव का पता चल गया, बाकी जितने भी बचे थे वो सारे एक्टिव थे। लेकिन एक मैंने बात बताई कि एक्टिव और नॉन एक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में होगा। इसमें जो सबसे मेजर बात थी कि रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिव भी होगा, रजिस्टर्ड पर्सन नॉन एक्टिव भी होगा। उससे आज हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आपने 3 से 4 पेजेस के प्रिंट ले लेने हैं और अपने साथ रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है। जैसे शायद मेरी पॉकेट में भी अभी कोई पेज नहीं वैसे, तो इस तरह करके ना आपकी पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आई बिलीव कि जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर की बात मानते हैं, उन्होंने किया होगा। और जो इधर एक दो पहले आ गए थे, मैंने उनसे सुने भी थे, आपसे सुने थे ना, तो इन्होंने कुछ बता दिए, कुछ नहीं बताया। तो इनको मैंने फिर कहा कि नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आपने तैयारी सही तरीके से करके आना। सही। तो एक्टिव टैक्स पेयर के बाद आप ही बताएं जी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? अगली किताब के अंदर एक डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन क्या है? तो जिनके पास बुक नहीं है ना, प्लीज वो ये काम करें कि सेल टैक्स के तो हमने सारे हाईलाइट करके ना, जो मैंने पढ़ाया वो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये है, किताबों पे मुझे कीड़े मारने की वो बड़ी आदत है, तो इसलिए मैंने ना हाईलाइट की है। मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसका प्रिंट निकाल दो। तो सेल टैक्स एक्ट 1990, वो सारे का सारा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड आ जाएंगे आपके पास। तो बाकी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ इन हाईलाइटेड पॉइंट को आपने जोर देना है, इस पे ज़्यादा आपने फोकस करना है कि ये वो पॉइंट हैं जो कि टेस्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं फिर साथ साथ में देखता जाता हूँ कि अगली डेफिनेशन कौन सी है और आपको बढ़ाता जाता हूँ। तो इसके बाद है जी एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, इसको समझने के लिए ना आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल डेफिनेशन क्लास की ये दूसरी डेफिनेशन है। कहता है कि किसको कहा जाएगा कि ये एपलेट ट्राइब्यूनल है, किसको कहा जाएगा? सेल टैक्स एक्ट में एपलेट ट्राइब्यूनल को नहीं डिफाइन किया गया, नहीं है। तो फिर इस डेफिनेशन के इसमें कहा गया कि हम मदद लेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से। किससे हेल्प लेंगे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से।
और उसके किस सेक्शन से हेल्प लेंगे ये पेपर में आना है, क्योंकि ये पेपर में मुझे आया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो रहे होंगे तो किसी बैच में चांस है कि ये भी आ जाए। तो क्या है, कहते हैं सेक्शन 130 ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके अंदर जिसको एपलेट ट्रिब्यूनल कहा गया है ना, सेल टैक्स में भी उसे ही कहा जाएगा। अब वो पूछेगा पेपर में, कैसे पूछेगा कि एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है। तो आपने याद रखना है, इसके लिए मैंने याद रखा था, पाकिस्तान का एक एरोप्लेन है जिसे C-130 कहते हैं, ठीक है, फौज का एक एरोप्लेन है, ठीक है। तो आप C-130 के जरिए इसको आप एपलेट ट्रिब्यूनल को 130 के नाम से याद रख सकते हैं। अब एपलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है, बात शुरू कर लेते हैं टैक्स पेयर से। टैक्स पेयर क्या करता है, टैक्स पे करता है। कैसे पे करता है, रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करके वो टैक्स पे कर देता है। फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करते हुए उसने टैक्स पे किया। सेल टैक्स के अंदर जब भी मैं वर्ड टैक्स का यूज करूंगा आपने समझना है कि ये सेल्स टैक्स है, हालांकि मैं टैक्स कह रहा हूँ तो आपने समझना है ये क्या, कौन सा टैक्स है, सेल्स टैक्स है। तो रिटर्न फाइल करता है, टैक्स पे कर देता है 100,000 1 लाख। रिटर्न FBR के ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास चली जाती है, ठीक है, उस्मान राठौर साहब के पास चली जाती है, चली गई उनके पास, वो आप उसका एग्जामिनेशन कहती है कैलकुलेट करो फलां की रिटर्न आई है कि क्या इसकी रिटर्न ठीक है। पता चलता है कि ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि इसका टैक्स 1 लाख नहीं बनता था बल्कि 2 लाख बनता था। वो एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ लेंगे। प्रोसेस करके वो टैक्स लगा देते हैं 2 लाख। टैक्स पेयर जो है जिसको हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं, वो अग्रीव्ड होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है कि मैं आपकी ये जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा। वो अपील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जाता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। किसके पास जाता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। इसके पास चला गया, इसके पास इसने भी बात को सुना, केस को सुना, केस को सुनने के बाद इसने डिसीजन दिया। इसने क्या दिया, डिसीजन, डिसीजन दिया। अब डिसीजन हो सकता है या तो टैक्स पे रजिस्टर्ड पर्सन के हक में हो सकता है या इसके अगेंस्ट हो सकता है। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट था, इसके खिलाफ आ गया। अब बताओ कि क्या इसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी मीन कि अभी कहीं और पे जगह पे जाके ये अपील कर सकता है। तो ये यहाँ से उठेगा, इसके डिसीजन के खिलाफ जाने के लिए एक ट्राइब्यूनल में जाएगा और उस ट्राइब्यूनल का नाम है एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ये है वो सेक्शन इसमें डिफाइन किया गया। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, आई बिलीव कि आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। आगे वो कहते हैं अप्रोप्रिएट ऑफिसर। अगली डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट ऑफिसर। ये कौन है अप्रोप्रिएट ऑफिसर? अप्रोप्रिएट एक्शन लो, मुनासिब एक्शन लो। अप्रोप्रिएट ऑफिसर कौन सा वो मुनासिब किस्म का ऑफिसर है, वो कौन सा रेलिवेंट ऑफिसर है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। किसको समझा जाएगा जब भी अप्रोप्रिएट ऑफिसर का वर्ड आएगा तो हमारे जहन में क्या आएगा, डेफिनेशन वही बताती है। लाइक बोर्ड का वर्ड आएगा, सेल टैक्स के अंदर पढ़ते पढ़ते एक बोर्ड का वर्ड आ जाएगा। बोर्ड का वर्ड जब भी आएगा हम कहेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नहीं समझेंगे, हम पंजाब का एग्जामिनेशन कोड नहीं समझेंगे, हम क्या समझेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑफिसर का जब भी नाम आएगा कहीं भी पढ़ते पढ़ते सेल टैक्स में नाम, तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ये एक ऐसा ऑफिसर है जिसको अथराइज किया है फेडरल बोर्ड ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। क्या समझा जाएगा कि ये एक बंदा है, ये ऑफिसर है
जिसको ऑथराइज किया है फेडरल बोर्ड ने क्या करने के लिए, कुछ खास किस्म के फंक्शन करने के लिए। फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, सर्टेन फंक्शन, खास किस्म के फंक्शन है तो वो परफॉर्म करो। फंक्शन ऑडिट करना फंक्शन हो सकता है, फंक्शन रिकवरी करना फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन ही है ना। तो ये एक बंदा होता है, एक ऑफिसर होता है जिसको ऑथराइज करता है बोर्ड, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि सर्टेन फंक्शन करो। कैसे ऑथराइज करता है, एक ऑर्डर देता है। बोर्ड क्या करता है, ऑर्डर देता है, एक नोटिफिकेशन इशू करता है, किसके अंदर, ऑफिशियल गजट। तो ऐसे बंदे का नाम रख लिया गया, क्या नाम रख लिया गया, अप्रोप्रिएट ऑफिसर। अभी वो आपसे पूछता है पेपर के अंदर कि अप्रोप्रिएट ऑफिसर क्या होता है, तो नहीं ऐसा बंदा होता है जिसे ऑथराइज कर रहा है बोर्ड, तो खास किस्म का काम करो, सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करो। कैसे वो ऑथराइज करेगा, वो इस तरह करेगा कि एक जनरल ऑर्डर इशू कर देगा ऑफिशियल गजट के अंदर, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, अप्रोप्रिएट ऑफिसर बन जाएगा। आगे चलो, एरियर्स। यार यहाँ पे भी देखना कहीं बाहर क्लास के बाहर ना कोई बैठा हो। नहीं सर, सबको करना है, साथ करता जाओ। ठीक है, ये सारे एडमिट हैं, सारे एडमिट हैं, बस ये एडमिट साथ साथ आ रहे हैं, मैं करता जा रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एरियर्स की। एरियर बेसिकली एक अमाउंट है, हाँ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स है जो कि ड्यू हो गई है। जैसे कहते हैं आपकी फी ड्यू हो गई है, पे करें। जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्लास में आ गए, आप फी पे करें, ठीक है जी। तो ये वही ड्यू है। एरियर्स क्या है, डेट आ गई है जिस डेट पे पैसे देने थे आपने नहीं दिए, तो ये क्या बन गए, एरियर्स बन गए। ये एरियर्स की डेफिनेशन कि ड्यू डेट पे आपने पे करना था, आपने नहीं किया, तो उस जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो क्या बन गया है, एरियर्स बन गया है। वही बात है, जिस तरह आप, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपको सुई गैस या बिजली का बिल आता है, आपको कहते हैं जी फलान डेट तक आपने बिल पे करना, आप नहीं पे करते। मिसाल के तौर पे 30 नवंबर तक आपने अपना गैस का या बिजली का बिल पे करना है, आप नहीं करते, तो क्या वो माफ कर देते हैं, नहीं, वो अगला बिल भेजते हैं। अगला बिल आता है, उसके नीचे उन्होंने कि करंट मंथ का बिल इतना, एरियर्स इतने, साथ में एलपीएस में डाल। तो ये है वो एरियर्स के ड्यू डेट थी, आपने अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया, वो तब्दील हो गए एरियर्स के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसका मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स इकट्ठे यूज हो रहे होते हैं। एसोसिएट्स एक अलहदा है, ये दो बंदों के दरमियान रिश्ता है, दो पर्सन कर लो। बंदे तो सिर्फ हम समझते हैं जिंदा बंदे, पर्सन की बात हो जाएगी तो लीगल पर्सन भी हो जाता है, जो कि कानून की नजर में पर्सन होता है, वैसे वो जिंदा नहीं होता। कंपनी, कंपनी क्या है, लीगल पर्सन, एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट कैन सू अनदर पर्सन, अपने नाम पे सू कर सकती है, कैन बी सूड, इसको सू किया जा सकता है। कंपनी के खिलाफ ऑर्डर आता है, कंपनी तो जान तो नहीं है उसमें, हरकत तो नहीं करती, ठीक है सही, तो इसको हम पर्सन कर लेते हैं। पर्सन के दरमियान कुछ रिश्ता होता है, उस रिश्ते की वजह से वो एसोसिएट बन जाते हैं। वो रिश्ते क्या क्या होते हैं वो हमने एसोसिएट की डेफिनेशन में कर। लो जी स्टार्ट करते हैं। कहता है एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी।
कहते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट मिस्टर बी is expected is expected to act with the intention of Mr. A। आसान अल्फाज में करते हैं कि कहता है कि ये समझा जा रहा है, ये माना जा रहा है, ये तवक्को की जा रही है कि ये दो बंदे, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी जो इसके जहन में बात आती है उस तरह अमल करता है। अगर इन दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता है, ऐसा तल्लुक है, ऐसा कनेक्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट्स। फिर कहते हैं यहाँ पे एक मिस्टर, लेकिन साथ में उसने कहा कि मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, मैं आगे जाकर वो कंडीशन बता देता हूँ आपको। कहता है कि मिस्टर सी है, कहते हैं अगर ये दोनों बंदे मिस्टर ए और मिस्टर बी मिस्टर सी के जहन के मुताबिक, इसके इरादों के मुताबिक अगर एक्ट करते हैं, कोई अमल करते हैं, जैसे ये सोचता है ये वो अमल कर देते हैं, इसके इन्फ्लुएंस के अंडर है, तो ये आपस में क्या होगा? फिर भी ये इसके मिस्टर बी, वो बात साइड पे होगी। पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी दो अकेले बंदे थे कि मिस्टर बी जो था वो मिस्टर ए के ख्यालात के मुताबिक अमल करता था, तो ये दोनों आपस में क्या थे? फिर एसोसिएट। अब एक मिस्टर सी पैदा हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में एक दूसरे के ख्यालात के मुताबिक काम नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों ही मिस्टर सी के अंडर इन्फ्लुएंस, इसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर भी ये आपस में एसोसिएट तो एसोसिएट तो हो जाएंगे, लेकिन इस आपस में भी एसोसिएट हो। बात क्लियर हुई? अब वो कहता है कि यार देखो, मैं एक मुलाजिम हूँ, मिस्टर जाहिद रसूल इज एन एम्प्लॉई ऑफ a person. Definitely, Mr. Zahid Rasool is expected to act according to the expectation of his employer. Is it so or not? Yes. Definitely. So, am I associated with my employer? Yes, you are. No. उसने कहा अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से ये वाला एक तल्लुक बन रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो फिर नहीं, फिर एसोसिएट नहीं। अगर सुक्का कनेक्शन हो रहा है फिर ठीक है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होने की वजह से तो फिर नहीं, क्योंकि देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर तो अपना इन्फ्लुएंस रखना ही रखना है, उसने रखा ही इसलिए कि मैं जो कहूँ ये करे। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है ना कि मैं जो काम कहूँ, इसको जो असाइनमेंट दूँ ये करे, ऐसे ही है ना। लेकिन इनके दरमियान, ये दोनों लेमैन हैं, आपस के दरमियान ऐसा कनेक्शन बन गया है जिसकी वजह से ये एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम करना शुरू कर दे। विदाउट एम्प्लॉयमेंट देन एसोसिएट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वजह से नहीं, फिर एसोसिएट। आगे ये बाद में पूछिएगा आप लोग। फिर वो कहता है मैं आपको एक लंबी लिस्ट बताता हूँ, मैं आपको एक लंबी लिस्ट बताता हूँ जिसमें दो बंदों के दरमियान जो तल्लुक है, दो पर्सन्स के दरमियान तल्लुक है, वो एसोसिएट का होता है। कौन सा जी? इसको हम साइड पे करते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब नोट कर लो उस्मान क्वेश्चन। वी आर स्टडीइंग एसोसिएट। कहता है relative of an individual, एक इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट है। अब आपके जहन में आएगा कि सर कौन सा रिलेटिव? रिलेटिव को भी तो डिफाइन कर दो, रिश्तेदार तो बहुत से होते हैं। हाँ, रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा होते हैं, हमें बता दो कि हर रिलेटिव दूर दराज का रिश्तेदार है वो भी। तो वो कहता है एंसेस्टर्स। क्या? रिलेटिव्स मींस आपके अबाओ अजदाद, ठीक है। फिर वो वर्ड यूज करता है डिसेंडेंट्स।
आपके ऑफस्प्रिंग, आपकी नस्ल, आपकी औलाद। फिर वो क्या कहता है, फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है ना, ग्रैंड पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, उनमें से पेरेंट्स मीन दादी या दादा की जो भी है नस्ल है, औलाद है, वो और वो इंडिविजुअल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट होंगे। ये मैं सारी जो एसोसिएट वाली बात है, ये बाद में आपको बताऊंगा कि लॉ के अंदर बहुत दफा यूज हो रहा था एसोसिएट। ये करते क्या है कि ये टेक्स्ट को चोरी करने के तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो एसोसिएट को डिफाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज है ना, कहते हैं 10 रुपए की है, टैक्स देते हैं फिर 17% उसके ऊपर, 1.7 रुपये। फिर है 100 रुपए की चीज थी, 100 मल्टीप्लाई बाय 17%, टैक्स कितना जाना था, 17 रुपया। आपस में एसोसिएट होने की वजह से अपनी मर्जी से कीमत सेट की, 17 की बजाय दिया कितना, 1.7, पैसे कितने बचा लिए, 15.3 रुपए बचा लिए एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसलिए उन्होंने कहा कि हम एसोसिएट बताते हैं कि कौन एसोसिएट है। जब ये एसोसिएट आपस में काम करेंगे फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे मालूम होगी, तो इसलिए हमें एसोसिएट को पढ़ना पड़ रहा है। और एसोसिएट कौन कौन से वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंसेस्टर्स हो गए, डिसेंडेंट हो गए। फिर वो कहता है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड, चाहे वो स्पाउस में मेल का हो या फीमेल का, अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये सारे आएंगे रिलेटिव की डेफिनेशन में, बाकी डेफिनेशन में कोई नहीं आएगा। आपको पेपर में पूछ सकता है कि इज अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ अ स्पाउस इज अ रिलेटिव as per definition of associates, true or false? True. Is ancestors oblique descendants are relatives as per associate definition in the same text act? वो लिख देगा कि ये रिलेटिव है, ancestors, descendant, cousin, adopted child, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बाहर करो, लगा दोगे। ये इसलिए हम इसको कैटेगोरिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, रिलेटिव की तो समझ आ गई। रिलेटिव के बाद कहता है एक और तरह का एसोसिएट, कहता है मेंबर्स ऑफ एन एओपी। अभी आपको एओपी का नहीं पता तो उसके मेंबर्स का मैं क्या बताऊं, ये बता ना, बता दें। ये स्क्रीन में आ रहा है उस्मान? यस सर। थोड़ा सा सर, हाँ वैसे आ रहा है लेकिन जी आ रहा है सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है, सही नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा इसको, अब देखो जी सर। अब क्लियर। हाँ, मेंबर्स ऑफ एन, देखो अब हम कैमरामैन भी खुद बन गए हैं, हमें वो भी आ गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी आ गई है, ब्रॉडकास्टिंग करना भी आ गई है, ठीक है जी, सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, मेंबर्स ऑफ एन एओपी। देखो पहले मेंबर्स के बताने से पहले मुझे आपको एओपी का बताना पड़ेगा कि एओपी क्या होता है। एओपी इज एब्रीविएशन ऑफ ए फॉर एसोसिएशन, ओ फॉर ऑफ, पी फॉर पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बिजनेस करने के ना 3 तरीके हैं, 3 नाम से हो रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट में। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और तीसरा कंपनी। कंपनी बैंकिंग कंपनी भी, फेडरल गवर्नमेंट भी कंपनी, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 3 तरीके से हो रहा है, इंडिविजुअल काम कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन काम कर सकती है, और कंपनी। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर एक कारोबार करना शुरू कर देते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाती है। आम जबान में आप अगर अपने आम बंदे की बात में कहते हैं हम पार्टनरशिप बना दी है, ठीक है, पार्टनरशिप बना के काम कर रहे हैं, तो ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट, वो पाकिस्तान में लागू है। और उसके मुताबिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, 20, घटोघट 2 और मैक्सिमम 20, ठीक है। बैंकिंग में 50 है। बैंकिंग पार्टनरशिप, बैंकिंग पार्टनर 50 है ना। यार मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो हमें पता है, वी आर सेइंग दैट 32। अभी पार्टनरशिप एक्ट बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1962, तो उसका एक अलग एक ऑर्डिनेंस है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है,
आपको ये याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा बैंकिंग एक्ट है कि जिसके मुताबिक बैंकिंग कंपनीज काम कर रही है। HBL, ABL, मिजान, बाकी सारे बैंक्स जितने भी हैं वो बैंकिंग कंपनीज हैं एंड दे आर वर्किंग अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो याद रखना, आपने वो पूछ लेता है कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, आपने कहना 62 है। ठीक है, तो हम ये वो AOP है जिसके बारे में बात हुई थी। इस AOP के मेंबर्स, जिन लोगों ने ये AOP बनाई हुई है वो इसके मेंबर्स। ठीक है, तो ये मेंबर्स ऑफ AOP जो है ना, ये क्या है, इधर कहाँ लिखा था एसोसिएट्स, तो वो क्या है, एसोसिएट्स। अब यार देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं यार, क्या देखो, भाई भाई आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानता, मेंबर मेंबर की बात नहीं मानता। बेसिकली फंडामेंटल तरीका तो यही है मालूम करने का एसोसिएट कि एक बंदा दूसरे की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक काम करता है, लेकिन क्या भाई दूसरे भाई के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम करता है? नहीं करता। क्या मेंबर ऑफ AOP एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हर वक्त काम करते हैं? नहीं करते। कहता है फिर बात सुनो कि अगर कमिश्नर सेटिस्फाई है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज इज कमिश्नर। कमिश्नर को सारी अथॉरिटीज दी गई है, जहां भी बात होगी कमिश्नर की हो रही होती है। पावर सारी किसको बिलोंग करती हैं? इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉज में कमिश्नर के पास। कमिश्नर अगर सेटिस्फाई है, मुतमईन है कि जो मेंबर ऑफ AOP हैं इनका आपस में जो कनेक्शन है वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करने वाला नहीं है, तो वो कह देगा कि ये एसोसिएट है। लेकिन कमिश्नर सेटिस्फाई है तो अदरवाइज ये समझा जाएगा, लिखा जाएगा कि ये एसोसिएट है। फिर रिश्तेदारी, रिलेटिव, ये वाले जो मैंने लिखे थे, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई है कि ये तो आपस में लड़े हुए हैं, ठीक है, इनका तो कनेक्शन जो आपस में है वो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, तो फिर भी वो समझा जाएगा कि ये रिलेटिव होने के बावजूद आपस में एसोसिएट नहीं। हाँ, अब कहता है कि एक है AOP। पहले मैंने बात की कि मेंबर्स ऑफ एन AOP आपस में एसोसिएट है। अब बात होने लगी है कि AOP और मेंबर्स ये आपस में एसोसिएट है। देखो, AOP एक अलग कारोबार है, मेंबर हो सकता है अलग काम कर रहा हो, तो ये मेंबर और AOP भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। वो किन वजूहात की बिना पे हो सकते हैं जी? उसके दो वजूहात। एक, AOP के अंदर सरमाया लगा होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर एक मेंबर अकेला या अपने एसोसिएट के साथ मिलके, अकेला या अपने एसोसिएट के साथ मिलके AOP के अंदर 50% या इससे ज्यादा जो कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर इसका राइट है, तो ये और ये इन दोनों के आपस में रिश्ता क्या बन जाएगा? एसोसिएट। ठीक, फिर AOP काम करती है, काम करके AOP प्रॉफिट कमाती है जी, कमाती है। प्रॉफिट के ऊपर किनका हक होता है? मेंबर्स का। अभी अगर एक मेंबर अकेला या मेंबर उसके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मिलकर प्रॉफिट्स में 50% या इससे ज्यादा का हिस्सा ले जाता है, फिर भी AOP और मेंबर क्या होंगे? तो AOP और AOP का मेंबर दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? एसोसिएट हो सकते हैं। वजूहात मैंने आपको दो बता दी। आगे बढ़ते हैं। आगे किसको जी करवाने लगा है? आगे कहते हैं एक ट्रस्ट और बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। अब आपको ट्रस्ट का मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। देखो, एसोसिएट की डेफिनेशन बहुत अगली डेफिनेशन है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है?
जो बेनिफिट के बगैर काम करते हैं, प्रॉफिट के बगैर। लाइक रहमत आई ट्रस्ट, मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट बने होते हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे जो सा होते हैं, फूड welfare सेंटर के लिए। होते हैं। इसमें 3 पार्टियां होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? तीन। तीन। एक बंदा जो सरमाया लगाता है ट्रस्ट के ऊपर, वो कौन होता है? ट्रस्ट एक बंदा जो उसके सरमाए उसके दिए हुए एसेट्स को मैनेज करता है, वो क्या होता है? ट्रस्टी। और एक बंदा जो ट्रस्ट से फायदा उठाता है, वो क्या होता है? बेनिफिशियरी। तो 3 मेजर पार्टीज अटैच होती हैं ट्रस्ट के साथ। ठीक है, तो कहता है ट्रस्ट और बेनिफिशियरी दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट्स। पेपर में आ जाता है अगर एक ट्रस्ट और ट्रस्ट का बेनिफिशियरी आपस में क्या है? एसोसिएट्स। आगे बढ़ते हैं। आपने कोई नोट्स रखे हुए हैं इसके अंदर? वो डाउनलोड किया अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इसको ना प्रिंट निकालो। सर निकलवाना था। हाँ, जो मैं सेंड करता हूँ ना आपको, सर ये उसका पूरा मैंने डाउनलोड किया शेयर ट्रैक ये पूरा निकलवा दिया। ये मैंने भी पूरे का पूरा हाईलाइट किया हुआ है। जो सेल टैक्स एक्ट है जिसकी 76 सेक्शन है, तो 76 मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, जब इसको पढ़ोगे तो आपकी आईज कैच करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके मिस नहीं, इसमें मैंने मेहनत की हुई है। तो आप प्रोग्रेसिव बिहेवियर करते हुए, मेरी मेहनत से फ़ायदा उठाते हुए आगे चलते जाएं। 76 पेजेस जो है ना, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और है वही ये ना ला डाउनलोड ये ना प्रिंट निकलवाऊंगा। ये निकलवा दें। ठीक है ना, कि इससे आपको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें उस्ताद की वर्किंग भी तो है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे आगे कहता है एक कंपनी और एक कंपनी का शेयर होल्डर। मैंने आपको 3 तरह के बंदे बताए ना, पर्सन बताए। एक इंडिविजुअल होता है, एक एओपी होती है और एक कंपनी होती है। अभी एक कंपनी है, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा, पार्टीज ऑफ ट्रस्ट भी पता चल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कंपनी। कहता है एक कंपनी और एक इंडिविजुअल वो आपस में एसोसिएट हैं। अगर उनमें कुछ खसूसियत हैं जो मैं बताने लगा हूँ आपको, ये इंडिविजुअल जो है ये शेयर होल्डर है। क्या है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज द ओनर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर और कंपनी आपस में एसोसिएट होंगे। अगर शेयर होल्डर जो है, कंपनी के अंदर कैपिटल होता है, यस सर। अगर शेयर होल्डर अकेला या अपने एसोसिएट के साथ मिलके किसी कंपनी के कैपिटल का 50% या इससे ज्यादा कंट्रोल करता है, उसके पास है, तो क्या कहा जाएगा? कंपनी और वो शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट होंगे। इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन पैदा होगा और कनेक्शन एसोसिएट होने का है। अशरफ, ठीक है जी। अगर कैपिटल के बगैर कुछ वोटिंग राइट होता है, कंपनी में जो फैसले होते हैं वो वोट देके होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, कुछ फैसले किए जाते हैं, किसको ऑडिटर बनाना है, कौन डायरेक्टर बनेगा, एलिमिनेशन, मुख्तलिफ चीजों के फैसले होते हैं। तो फैसले करते हैं शेयर होल्डर वोट देके। तो अगर एक शेयर होल्डर, उसके पास वोटिंग राइट जो है वो 50%, मैं बार बार वर्ड क्या कह रहा हूँ, वो कह सकता है पेपर के अंदर 40%, 50%, 60%, 30%। कौन से वाला? 50%। आपने ठीक करना है 50%। तो अगर वोटिंग राइट, वोट डालने का राइट इस शेयर होल्डर के पास अकेले या अपने रिलेटिव या एसोसिएट के साथ मिलके, ठीक है, वो 50% को क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये कंपनी और ये शेयर होल्डर फिर एसोसिएट बन जाएंगे। कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि रिटर्न कमाएं। कंपनी रिटर्न कैसे देती है? डिविडेंड की सूरत में हो रहा होता है, शेयर की वैल्यू ऊपर जाके हो रहा होता है। दोनों तरीकों से रिटर्न मिल रहा होता है। वो रिटर्न जो शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही होती है वो रियलाइज नहीं हो रहा होता, मतलब आपकी जेब में नहीं आ रहा होता, लेकिन जो डिविडेंड है ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है, आपकी पॉकेट में आ जाता है। अगर ये डिविडेंड जो मिल रहा है, दोबारा बता। कंपनी में लोग
क्यों पैसे लगाते हैं, या बंदे कारोबार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? प्रॉफिट के बिना ताकि उनको कुछ मुनाफा हो। कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा मुनाफा कैसे देती है? डिविडेंड देती है। जो स्टूडेंट बीकॉम या दूसरे बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझने के लिए जरूरी है कि कंपनी जो है वो सारा साल कारोबार करती है और साल एंड होने पे या कुछ दफा इंटरम डिविडेंड भी दे दिया जाता है दरमियान में भी, वो क्या करती है, अपने मालिकों को, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, अपने मालिकों को क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे देती है कि ये लो हमने इतना मुनाफा कमाया, इसमें थोड़ा सा तुम्हें भी देते हैं। वो जो पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो जब डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो जितना टोटल डिविडेंड दिया जा रहा है उसका 50% या इससे ज्यादा एक शेयर होल्डर लेके जा रहा है अकेला या अपने एसोसिएट के साथ मिलके, तो फिर कंपनी और शेयर होल्डर के दरमियान जो रिश्ता बनेगा वो क्या होगा, एसोसिएट होगा। अगर 50 से कम हो तो फिर एसोसिएट नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, फिर एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ एक एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक उन्होंने थ्रेशोल्ड मुकर्रर कर दिया कि वो 50% है। वो थ्रेशोल्ड अगर होगा एसोसिएट, नहीं होगा नहीं है। अब आ गया, यहां तक बात खत्म हो गई। फिर अब इसको हम इस तरह करते हैं, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दो कंपनी है। क्या दो कंपनियां भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं? कंपनी ए एक अलग चीज है, कंपनी बी एक अलग चीज है, क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट हो सकती हैं? हो सकती है। इनके दरमियान ये बैठा हुआ है तगड़ा आदमी, दोनों में अगर शेयर वो ये वाली तीनों चीजें मैंने बताई ना, वो 50% ये वाली तीनों में से भी किसी एक में है तो वो इसका एसोसिएट बन गया कंपनी ए का, और कंपनी बी में भी उसने ये वाला काम किया हुआ, कोई एक वाला थ्रेशोल्ड वो क्रॉस कर जाता है, तो इसकी वजह से ये दोनों कंपनियां क्या होगी, आपस में क्या होगी, एसोसिएट। इफ यू are able to comprehend this definition of associate, I will be happy that I will be satisfied with myself कि associate की definition ICMA और CA के पेपरों में आती है, और ये लोगों को समझ नहीं आती कि associate है क्या। ये एक ऐसी definition है जो कि आसानी से समझ नहीं आती, खिचड़ी पकी है ना, लेकिन ये खिचड़ी को मैंने कोशिश किया है कि हलवा बनाया जाए, तो मैंने ट्राई किया है। अगर मैं इस अपनी कोशिश में कामयाब हो गया हूँ तो फिर काम सही हो गया कि हमने हर चीज को ब्रेक किया है और ब्रेक करके एक समझ आने वाले तरीके से बयान करने की कोशिश की है। तो जी एसोसिएट की डेफिनेशन पूरी हो गई, और एक बड़ी डेफिनेशन थी आगे आगे जो वही बात, अब आ गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएट से आती हैं तो हम इसको खत्म करते हैं, आगे आगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिससे मैं कह रहा था AOP। टैक्सेशन लॉ में ना बेसिकली फंडामेंटली वो बंदे जो है ना वो तीन तरह के हैं, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। एसोसिएट्स हमने देख लिया कि वो एक रिश्ता था। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है एक मैकेनिज्म है कारोबार करने का तरीकाकार है, एक कारोबार करने का तरीकाकार है, लोग पार्टनरशिप बनाते हैं और मिल के कारोबार करते हैं। उस कारोबार का नाम टैक्सेशन लॉज में क्या रख दिया गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें क्या आएगा, अ फर्म, क्या है, फर्म। फर्म क्या होती है, फर्म जो है वो एसोसिएशन ऑफ, फर्म क्या होती है, वही होती है दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर एक कारोबार करते हैं ताकि मुनाफे को शेयर कर सकें, ये फर्म की डेफिनेशन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, इज अ फर्म, क्या है, ये एक फर्म है। फर्म क्या है, फर्म का मतलब मैं समझाता हूँ। फर्म का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर एक कारोबार करते हैं ताकि मुनाफे को शेयर कर सकें, ये फर्म है। तो उसने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक फर्म है, एक हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली है। अक्सर ना जो ये फैमिली मैकेनिज्म था कि ये इकट्ठे मिलके रहा करते, ठीक है, तो उनको समझा जाएगा कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि जो काम करते हैं मिलके करते हैं, इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी क्या समझा जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इसके अलावा जी कहता है कि कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कोई भी बॉडी पर्सन जो फॉरेन लॉ के अंदर बनाई गई हो, उस सब को हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और टैक्सेशन के अंदर जो रीजनल टैक्स ऑफिस होता है जिसको आरटीओ कहा जाता है, जो कि सबसे छोटा होता है, जिसमें फील्ड फॉर्मेशन में से जितने भी टैक्सेशन हो रही है वो फील्ड फॉर्मेशन ऑफ एफबीआर के थ्रू हो रही होती है। तो सबसे छोटा जो होता है वो आरटीओ होता है, जिसमें इंडिविजुअल और एओपी इन दोनों की टैक्सेशन हो रही होती है। इंडिविजुअल एक बंदा, एओपी जिस तरह से फर्म दो या दो से ज्यादा बंदे इकट्ठे हो गए ताकि कारोबार करें और मुनाफा कमाएं और आपस में फिर शेयर करें, ये होती है फर्म, ठीक है जी। तो ये था एओपी, और फर्दर मैंने बता दिया कि एओपी की टैक्सेशन कहाँ हो रही होती है। आगे डेफिनेशन आ जाती है बैंकिंग कंपनी की। तो सबको पता है कि बैंकिंग कंपनी किसको कहा जाएगा, बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाएगा जिस तरह डिफाइन किया गया है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। बैंकिंग कंपनी हम किसे कहेंगे, तो उसने कहा मैं नहीं डिफाइन करता। सेल टैक्स एक्ट ने क्या कहा, मैं नहीं डिफाइन करता, लेकिन मैं सहारा लेता हूं बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 का। जैसे वहां कहा गया है कि बैंकिंग कंपनी है, वैसे ही यहाँ पे समझ लो, बस वो 1962 याद रखिएगा। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में जिस तरह भी कहा गया है, जिसे भी वो बैंकिंग कंपनी कहता है, मैं भी मान लेता हूँ वही है। आगे चले जी, इधर तो नहीं कोई टूटा आ रही, नहीं सर, चैट शैट में सब सुन हुए पड़े। सर चैट में सवाल एक आया था, कंपनी एसोसिएशन रिपीट, हाँ कंपनी एसोसिएशन रिपीट का है, लास्ट में लिख दो। कंपनी और एसोसिएट है, कंपनी और एसोसिएट हमने यही बताया कि एक इंडिविजुअल और कंपनी वो दोनों क्या होंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। हम आपको ये लेक्चर शेयर कर देंगे, आप सुनिएगा, आई बिलीव कि सुनने से आपकी रिवीजन हो जाएगी, फिर ना हुआ तो अगले में आप पुट कर लेना। ये जो हम आगे नहीं जा पाएंगे जितना, हाँ ये लेक्चर शेयर करना जरूरी है। सारे नहीं शेयर होंगे, जो मिस्ड होंगे आप लोगों के वही दिए जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा चलाने के लिए कर लेंगे, लेकिन सारे बाद में जब सेशन एंड हो जाएगा फिर सोचेंगे, फिर आप लोग कह रहे सर आपने कहा था, क्या है कि बंदा फंस जाता है, ठीक है जी। आगे बोर्ड, हाँ आगे बोर्ड है जी। तो बोर्ड जी, बोर्ड का मैंने पहले बता दिया। बोर्ड का मतलब जब भी सेल टैक्स एक्ट को पढ़ते पढ़ते कहीं पे बोर्ड का वर्ड आ जाएगा तो समझा जाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 चीफ कमिश्नर। तो ये नोट कर लो एक पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से, सेल टैक्स एक्ट की अथॉरिटीज जो हैं उनको किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है सेल टैक्स एक्ट के। मैं रिपीट करता हूँ, आप उसको साइड पे रख दो क्योंकि आप क्लास में नहीं हो, जो मैं बता रहा हूँ ये आपके साथ रहना है, ठीक है, और मैंने आपके साथ नहीं होना, फिर हमने लदा हो जाना है और थोड़ी देर के बाद, तो आपकी ये पास रहेगा, आप पढ़ते रहना, ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट में अथॉरिटीज किस सेक्शन में बताई गई है कि कौन कौन अथॉरिटी है, तो सेक्शन नंबर 30 नोट कर लो, सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 के अंदर अब वो क्या कह रहा था, कौन सा, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, आपने चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसको मैं एब्रीविएट कर लेता हूँ CCIR, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो जनाब वो कहता है ये वो अथॉरिटी है जिसको सेक्शन 30 जो है सेल टैक्स एक्ट का उसके मुताबिक जिसको अथॉरिटी दी गई है, जो वहां पे लिखा गया है वही है जी। तो सेक्शन कौन सा है, 30, सेक्शन 30। याद रखिएगा जो फील्ड फॉर्मेशन होती हैं फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज,
जिस तरह मैंने आरटीओ कहा अभी, रीजनल टैक्स ऑफिस, लाहौर में एक आरटीओ है, रीजनल टैक्स ऑफिस। लाहौर में एक सीटीओ है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस। लाहौर में एक एलटीओ है, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। ये तीन बड़ी फील्ड फॉर्मेशन है। इन तीन बड़ी फील्ड फॉर्मेशन को कौन हेड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है इनको? चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये उनको लीड कर रहा है। हाँ ये भी लाहौर। हाँ, लाहौर में टैक्स पेयर है। मैंने कहा एक टैक्स पेयर की नस्ल होती है इंडिविजुअल और एओपी, उनके लिए आरटीओ बना दिया गया। लेकिन आरटीओ को हेड कौन करेगा? चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। लाहौर के अंदर छोटी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियों के किन्होंने बनाया था? डायरेक्टर्स ने उन कंपनियों के। तो डायरेक्टर्स जो कंपनियों के हैं और जो उनके कंपनीज हैं, उनके टैक्स के लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा फील्ड फॉर्मेशन है? सीटीओ है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस। इसको हेड कौन कर रहा है? एक और चीफ कमिश्नर कर रहा है। फिर एक बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे बड़ी बड़ी चिराग सीमेंट, फलानी बड़ी शुगर मिल, मिलर ट्रैक्टर, निशात, फौजी फर्टिलाइजर, ये बड़े बड़े हैं ना। जी तो बड़े बड़ों के भी ट्रैक्टर भी बड़े बड़े हैं, तो उनकी टैक्सेशन के लिए क्या है? एलटीओ, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। ठीक है, इसको कौन हेड कर रहा है? ये वही चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है जिसको सेक्शन 30 में सेल टैक्स एक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये है वो चीजें। ठीक है जी। अच्छा, आगे फिर वो कहते हैं कमिश्नर। जी सर। तो ये जो चीफ कमिश्नर है ना, ये जो बड़ी है ना सीटीओ, सीटीओ के अंदर है जोन्स। क्या है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जितने जोन है उतने कमिश्नर। हर कमिश्नर के पास एक या एक से ज्यादा जोन हो सकता है। तो वो कौन है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो कि जोन बने हुए हैं। जब हम गए थे, जैसे आप चाहेंगे आपकी पोस्टिंग पहले तो जो एफबीआर हेडक्वार्टर से आएगा इस्लामाबाद से, वो एक आएगा जी कि आपको फलां आरटीओ, फलां सीटीओ या फलां एलटीओ में पोस्ट कर दिया गया, वहां पहुंचे। आप पहुंच के इस साहब के दफ्तर में जाएंगे। ये साहब क्या करेगा? 15-20 दिन अपने पास रखेगा आपको, फिर आपको ट्रांसमिट कर देगा जिनके पास जोन में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आपका वेट कर रहा होगा। फिर वो आपको क्या करेगा? वो पोस्ट कर देगा आगे यूनिट में। यूनिट में जाएंगे तो वहां पे आपका वेट कर रहा होगा असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। तो वहां पे जाके आप इसके जाके इंस्पेक्टर बन जाएंगे। फिर आप दोनों मिलेंगे और मिल के आप क्या करेंगे? टैक्स पेयर को पकड़ लेंगे। हाँ, मुझे बड़ी जब मैं यहाँ गया तो इधर इधर इन्होंने हमें 15-20 दिन रिलैक्स करवाया कि जब मर्जी आ जाओ जाओ, कोई मसला नहीं। मेरी नौकरी बड़ी अच्छी लगी। तो फिर एक चीज कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के दफ्तर में गए, यहाँ मैडम सुंबल आगा थी कमिश्नर, बड़ी तगड़ी मैडम है, उनके बारे में मैंने बहुत से लेक्चर्स में बताया। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थी, मैं आगे सोया हुआ था इधर ही किसी हॉस्टल में, जाना काम तो होता नहीं था। तो वो फोन मैंने दोस्त को बताया मैं जा रहा हूँ, काम शाम को पहले महीना ऐसे ही करते हैं। तो मैं जाके सोया हुआ था, तो डिप्टी कमिश्नर साहबा की कॉल आई। शी इज अ गुड लेडी एंड स्टिल वी आर इन कांटेक्ट। तो उनकी कॉल आई, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे रिलाइज हो मैं इंस्पेक्टर हूँ। मैंने पूछा कौन, आप कौन बात कर रही हैं? मैं डिप्टी कमिश्नर फलाम बात कर रही हूँ। मैडम मैं इधर ही हूँ। इधर कहाँ पे? मैं बाहर निकला हूँ, काम शाम तो था नहीं, तो आपकी पोस्टिंग होगी मेरे साथ, तो आप 30 मिनट में पहुँच जाए। ठीक है, पहुँच जाते हैं। तो ये है वो यूनिट। यहाँ पे हमें एक यूनिट मिला, यूनिट को हमने चलाया। फिर अब यूनिट मिल जाता है तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को यूनिट से काम होता है, आपसे नहीं। क्योंकि जो चाहे वो आपके एफबीआर के कोलीग्स होंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कल यार इसके पास कोई टैक्स पेयर हमारा काम रुका होगा तो हम आके इसी तरह कर रहे होंगे। फिर आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है। हाँ, लिंक बन जाता है। लिंक बनते हैं, फिर बड़े बड़े लिंक बनते हैं यहाँ पे। तो सर ये यूनिट आप कॉर्पोरेट को देखते थे? हाँ, मैं कॉर्पोरेट के बाद में उन्होंने कहा यार ये बंदा जो है ना, ये सीटीओ लेवल का नहीं है, इसको बड़े बड़े के पास भेजा जाए। तो फिर हमें इधर भेज दिया गया। होता है कि आप जब जाते हो ना, तो फिर वो देख लेते हैं कि व्हाट इज द कैलिबर ऑफ दिस पर्सन। तो एक आरटीओ में छोटे छोटे बंदों के पास है, तो इसने यार इसको ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको सीटीओ में लेके आओ। तो सीटीओ में देखते हैं नहीं, इसके तो ये छोटे छोटे काम है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है,
ठीक है, जो अकाउंट्स हैं उनको समझना है, तो उनके लिए फिर जिसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ा हुआ है, फिर उन लोगों को अलहदा कर लेते हैं यार इनको ये वाली पोस्टिंग दे दो। क्योंकि अगर जिस बंदे ने वो पढ़ा ही नहीं है तो क्या वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुकाबला करेगा? तो फिर वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है ना कि ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसको यहाँ से निकालो और इसको यहाँ ले आओ। तो जब मैंने एंड किया उस वक्त हमारे पास जो क्रीम ऑफ पाकिस्तान है उसी के केसेस थे, टॉप टॉप द पीपल हु आर रनिंग द पाकिस्तान, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस मिलिट्री और बिजनेसमैन, टाइकून से नहीं कहा जाता है कि प्रॉपर्टी टाइकून रियाज मलिक, his son-in-law Ishaq Malik, his daughter Askia Ahmed, Mr. Garshi, इकबाल गर्शी, मिस्टर मंशा, इकरा मंशा, तो यही सारे हमारे पास है। जब हम मिस्टर कसूरी, नसरीन कसूरी है, आमना तसीर, सलमान तसीर की स्पोर्ट्स, तो ये जब छोड़ा तो उस वक्त ये लोग थे हमारे पास। ठीक है, तो फिर आप ना अपने आप में फील करने लग पड़ते हो। इवन के मेरे जो डिप्टी कमिश्नर है, जब मैं यहाँ गया तो न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ ब्रेक हुई, मैडम मरियम नवाज को नोटिस चला गया एफडीआर का। मैं घर में बैठा हुआ था, तो घर में दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था, तो फ़ोन आ गया, तूने क्या किया है? मैंने कहा सर क्या हुआ? न्यूज़ आ रही है कि तो मैडम मरियम को नोटिस चला गया। मैंने तुम्हें कब कहा था नोटिस दो? मैंने कब दिया है? मुझे भी जाने पे मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं नोटिस दिया। या तुम दे सकते हो या मैं दे सकता हूँ, दोनों में कोई और नहीं दे सकता क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन में है। यार ये क्या हो गया? लिटरली मुझे नहीं पता जी किसने दिया है, आपका पासवर्ड है आप जाने, मुझे नहीं पता। तो लिटरली मुझे पता भी नहीं था। फिर बाद में बात चली कि मीडिया को जो 10-12 महीने पुराना नोटिस था वो अब मिला उन्हें, तो उन्होंने चला दिया जी मैडम को नोटिस दे दिया गया। हमें क्या पता जी मैडम को नोटिस हो गया। तो फिर वो सुबह मैंने जा पाए तो बॉस क्या हुआ? नहीं यार तो वो हो गया था, वो तो पुराना भी नोटिस था। तो ये लेट्स कम बैक। तो ये ना आप फील करते हैं कि यस यार आई हैव, ये अथॉरिटी को डिस्कस किया था सेक्शन 30 में, तो जो अथॉरिटी आखिरी अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है इसमें, और आखिरी पहली भी वही है, क्योंकि बेसिकली हु इज द फेस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट? इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इज द फेस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। आईआरएस की जो फेस है, जो चेहरा है, वो कौन है? He is Inspector Inland Revenue. Even ke Shabbar Zaidi when became the chairman of Federal Board of Revenue, what he was saying, I will fix the inspectors. यही कहता था ना, कभी उसने कहा I will fix the chief commissioner, I will fix the commissioner, I will fix the deputy commissioner, I will fix the AC. He was saying that I will fix the inspectors. सारा कुछ इंस्पेक्टर ही होते हैं, चलाने वाले वही होते हैं, इनको भी चलाने वाले वही होते हैं, क्योंकि वही भागने वाला घोड़ा तो वही है ना, स्वान साहब को नहीं होता। लेकिन वो तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे मीन के साइन करते हैं ना, फिर आपको बड़ा रिग्रेट फील होता है यार मैं कहाँ बैठा हूँ। आप मुझे पूछते ना कि क्यों बाहर आ गए, देयर आर रीजंस के मैं नहीं बताता। तो यही होता है, क्योंकि सारा काम आपने करो, तो कुछ हाँ हाँ इंशाल्लाह। तो ये कुछ लोग होते हैं मेरी तरह कहते हैं बस यार आई एम सॉरी। ठीक है जी, चलिए आगे हम करते हैं। हाँ, तो ये यार कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, CTIN, कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो टैक्स पेयर को एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, वो कुछ डिजिट का होता है। आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड अल्फाबेट आ रहा है, ठीक है, तो ये वो नंबर के बारे में बात की जा रही है, सही। उसकी आइडेंटिफिकेशन का ये टैक्स पेयर को दिया जाता हाँ टैक्स पेयर को दिया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मैं आई वांट टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल टैक्स, आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई है अशरफ साहब? आपने नहीं करवाई ना, आप वकील दूसरे हैं ना, आप वकील टैक्स के नहीं हैं, आप वकील साहब दूसरे हैं। तो जब आप करवाते हैं ना तो आगे से एक नंबर जनरेट होकर आता है, कहते हैं दिस इज योर STRN, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक का अलग अलग होता है, वही वो नंबर।
ठीक है, आगे चलो। आगे क्या है? कंपनी। तो कंपनी क्या होगी जी? जो 1984 बताइए। कहता है कि मैं आपको लिस्ट बताने लगा हूँ, जो भी इस लिस्ट के अंदर आएगा उन सबको कंपनी कहा जाएगा। लाइक पाकिस्तान में अगर आपने कंपनी बनानी हो तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको SECP, इससे कनेक्शन करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट कोई भी कंपनी पाकिस्तान में बनेगी तो कौन बनाएगा? स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, ये करेगा। आप कहते हैं ना, फलां बंदा कहता है कि आप मुझे कंपनी रजिस्टर करवा दें, दो तरीके। मैं अभी आपको कंसल्टेंट तो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन ये है कि आप जाएं वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर लें, या आप घर बैठ के SECP की वेबसाइट खोलें, इलेक्ट्रॉनिकली कर लें। दोनों तरीकों से कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। SECP कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कुछ लॉ है, जिस लॉ को इस्तेमाल करके कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये पुराना कानून था लेकिन अभी तक लिखा हुआ है। अब क्या है? कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज ऑर्डिनेंस जो अभी लिखा हुआ है अभी तक 1984, कहते हैं इसके मुताबिक जिसको कंपनी कहा जाएगा, सेंटेक्स कहते हैं मैं भी उसे मान लूंगा ये कंपनी। लेकिन अभी वैसे देखा जाए तो इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 से आ चुका है ये, और इन्फोर्स्ड है पाकिस्तान में। और कहते हैं कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो पाकिस्तान के किसी भी कानून के मुताबिक बनाई गई है, वो भी कंपनी है। फिर कहते हैं कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो बनाई गई है किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक, वो भी कंपनी है। मुदारबा एक इस्लामी तरीकाकार है बिजनेस करने का, मुदारबा को भी क्या कहा जाएगा? कंपनी है। और सोसाइटीज होती हैं, फाइनेंशियल सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर कोई भी और सोसाइटी, लॉ सोसाइटी, कोई भी, जैसे ना फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर सोसाइटी, कोई भी, वो जो है ना कि उसको क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। और जनाब कोई भी फॉरेन एसोसिएशन है, चाहे उसने पाकिस्तान में आके इनकॉर्पोरेट करवाया है या नहीं करवाया, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन इशू कर देता है कि ये इसको कंपनी समझा जाए, तो क्या वो भी होगी? कंपनी ही होगी। तो कंपनी आप देखिएगा। नेक्स्ट आप बोलें जी, कंप्यूटराइज सिस्टम है। जी सर। कंप्यूटराइज सिस्टम ये क्या होगा जी? क्या समझा जाएगा ये कंप्यूटराइज सिस्टम को? यार ये आईरिस देखा आपने? आईरिस, IRIS, अक्सर न्यूज पे आ रहा होता है FBR का सिस्टम क्रैश कर। ये तो न्यूज में देखना कोई पिछले दिनों में रिटर्न फाइल करने का जब लास्ट होता है तो FBR का सिस्टम क्या होता है? क्रैश कर जाता है, डूब जाता है, ठीक है, तबाह हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो इतनी ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये इसी कंप्यूटराइज सिस्टम की बात हो रही है, जो कि FBR ने एक टेक्नोलॉजी को यूज करके, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जा सके। सर ये 2 वीक पहले वो हैक हो गया, तो भी इसमें 2 वीक पहले नहीं हैक हुआ, ये हैक हुआ था कोई 3 महीने 4 महीने पहले, कोई जुलाई अगस्त की बात है जब ये हैक हुआ था। और इस हैक होने की वजह से जो हमारे आसिम साहब थे, जो उस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे, उनको भी हटा दिया गया था, क्योंकि सुना ये जा रहा है कि वो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे सही तरीके से। ये हो गया, इन्होंने खुद ही मैनेज करने की कोशिश की थी, इसको जल्दी जल्दी बहाल कर लिया जाए, तो वो बाद में गवर्नमेंट को पता चला या जो कुछ भी हुआ, या उसमें कोई और, लेकिन वो ये इनका तो पता नहीं चलता। गवर्नमेंट इनकंसिस्टेंट है, किसी भी वजह से उन्होंने वो हैक वाला जो इशू था। फिर डॉक्टर इशफाक बने, और ये डॉक्टर इशफाक वही थे जो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन बनी, और मैं इंस्पेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन का था। तो डॉक्टर इशफाक जो इस वक्त चेयरमैन FBR हैं, वो DG थे हमारे, वेरी लर्नेड पर्सन। तो
उनको फिर जब ये अब बनाया गया कि डॉक्टर इशफाक साहब को चेयरमैन एफबीआर बना दिया, वेरी स्मार्ट पर्सन। और पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल टैक्सेशन में जितने भी मेमोरेंडम साइन हुए वो डॉक्टर साहब ने ही किए हुए। तो फिर इनको चांस मिला कि अब आप आगे के, और अगर मिल रहा तो इनकी बड़ी लंबी सर्विस पड़ी हुई है, छोटी उम्र में इनको चेयरमैनशिप मिल गई है। और लकीली जो आसिम साहब थे उनके साथ भी हम रहे थे, क्योंकि जो LTU मैंने कहा पोस्टिंग हुई तो उसके भी जो चीफ कमिश्नर थे वो आसिम साहब थे। आसिम साहब के साथ भी इंटरेक्शन था, और ये तो है ही हमारे DG थे। अच्छा, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया कि कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो क्या है, एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है एफबीआर ने अपना फैसिलिटेट करने के लिए अपने टैक्स पेयर को, ताकि वो रिटर्न फाइल्स कर सकें, कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाना चाहते हैं वो कर सकें। अभी सोना नहीं है चाहता, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी तो जनाब अभी हम और 15-20 मिनट चलाएंगे। तो पेपर की किसी को अपडेट मिली है? नहीं सर, कोई नहीं ना अपडेट, नहीं है। अभी तक दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। कोरोना की 5वीं लहर आ रही है। हाँ, कोरोना की 5वीं लहर भी आ रही हम लोग क्या बैच 5 हाँ? बैच 5 यार पास कर, चलो अल्लाह करे बड़ी कोरोना नहीं आया यार, कोरोना है। ये तो भी तरीका से आ रहा है। ये वो का नीदरलैंड ऑस्ट्रिया चलो आगे मूव कॉटेज इंडस्ट्री हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री so one of the most important definition, like associates, cottage industry is also a very important definition. Cottage industry. तो ये डेफिनेशन कैसे क्यों याद करें? No, there is no need to memorize the subsections or subclasses of section 2. कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, लगाओ जी तुक्का किसे कहा जाता है, कहते हैं कोई 4-5 खसूसियात, अगर किसी के अंदर ये है तो उसे कहा जाएगा ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अब वो खसूसियात का जिक्र कर लेते हैं कौन सी है। सबसे तगड़ी खसूसियत जो है ना कि कॉटेज इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है। एक मैन्युफैक्चरर ही कॉटेज इंडस्ट्री हो सकता है, ना रिटेलर, ना होलसेलर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना इंपोर्टर। इंपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर हुआ तो फिर बात होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरर का वर्ड अंदर आना जरूरी है अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन को देखना चाहते हैं। रिटेलर को भी रिटेलर वही होता है जो आम, जिसने चीज लेके खानी है, जिसने इस्तेमाल करनी है, ऐसा बंदा जो उनको बेचने वाला होगा उसको रिटेलर कहा जाएगा। जो रिटेल में बेचता है, जो एक एक बिस्किट का अगर पैक है, टिकी पैक बेचता है, बच्चा वगैरह जाता है, आप जाते हो दुकान पे, आप चीज लेते हो, तो जिससे ले रहे हो वो कौन है, वो रिटेलर है। अगर आप बड़े बड़े पैकेट लेने चले जाते हो, यार मुझे पूरा कर्टन दे दो इसका, अपनी मोहल्ले की हट्टी जो है चिड़ियोट में, चिड़ियोट में अगर छोटी सी दुकान है, आप उसके पास चले जाओ, उसे को यार मुझे ना 80 पैकेट जो है ना, 80 कार्टन मुझे दे दो सुपर बिस्किट के, वो दे देगा? वो कहेगा मैं तो खुद एक लेके बैठा हुआ हूँ, वो जिसमें 6 बिस्किट के पैकेट है, हाफ रोल, ठीक है, तो जो 6 बिस्किट के पैकेट हाफ रोल लेके बैठा हुआ है वही तो रिटेलर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जरूरी है क्या होना, मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली वो बंदा होता है जो एक चीज को लेकर उसकी शक्ल को, उसकी इस्तेमाल को बदल देता है। लाइक कॉटन को लिया, कपास को लिया, कपड़ा बना के निकाल दिया, कॉटन को लिया, धागा बना दिया, धागे को लिया, उसको कपड़ा बना दिया, कपड़ा लिया, उसको स्टिच कर दिया, स्टिच कर दिया, उसको शर्टें बना दी। ये कौन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर। तो कॉटन इंडस्ट्री होने के लिए सबसे पहले आपका क्या होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरर। फिर और क्या होना चाहिए, इसके पास कनेक्शन होता है। आप मैन्युफैक्चरर हो ना, कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी हो तो आपके पास बिजली का होना जरूरी है। जी सर, बिजली के बगैर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती यार, बिजली कोई एनर्जी होनी चाहिए। जो कनेक्शन लगाया इसने, अगर इसके पास इंडस्ट्री का कनेक्शन है, कॉटेज नहीं हो
इसके पास अदर देन इंडस्ट्री कनेक्शन होना चाहिए। जहाँ पे ये इंडस्ट्री है, ये देखो है तो कॉटेज वाली छोटी, इसकी लोकेशन किस एरिया में है? एग्जैक्टली इसका रेजिडेंशियल एरिया में होना जरूरी है। अगर ये कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, कुरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट, कमर्शियल एरिया, कॉटेज नहीं होगी, तो फिर कॉटेज नहीं होगी। इसके लिए किसमें होना जरूरी है? रेजिडेंशियल में होना जरूरी है। इसके अंदर मुलाजम जो है, एम्प्लॉय, उनकी तादाद कितनी है? एम्प्लॉय इसने कितने रखे हुए कॉटेज इंडस्ट्री में? 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम। लेकिन मुझे फिर भी एक दफा कर लेने दो कंफर्म कि कॉटेज इंडस्ट्री ये सही नहीं है। इतना ही है। हाँ, तो 10 या 10 से कम। ठीक है। और चौथी बात, पांचवी बात जो है वो इसके बारे में, वो क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर इसका नहीं होना चाहिए ज्यादा, कितने से? 10 मिलियन। इसको हम कह सकते हैं 10 मिलियन को 1 करोड़। अगर अपनी जुबान में कहें, जो हम लोग आमतौर पर यूज कर रहे होते हैं कि कितने का प्लॉट है, 1 करोड़ का है, 10 मिलियन का कभी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, ये अक्सर बैंकर्स या हम लोग जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये यूज कर रहे होते हैं। लेमैन जो है वो मिलियन शिलियन का नहीं पता होता। मोहल्ले में, गाँव में आप जाके कहो ना चनियोट में 10 मिलियन का दे दो मुझे, है उनको नहीं होगा। हाँ, उनको ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो फिर ये अभी टर्नओवर क्या होता है? जिसके 10 मिलियन से कम हो। टर्नओवर किसे कहते हैं? प्रोडक्शन को टर्नओवर कहते हैं। आपने सामान को बेचा, आपने कुछ बेचा, बेच के जो आपके पास प्रोसीड्स आए, जिसे पैसा कहते हैं, वो प्रोसीड्स है, उसको क्या कहा जाता है? टर्नओवर। तो उस टर्नओवर में अगर आपने 10 मिलियन को क्रॉस कर दिया, 1 करोड़ को क्रॉस कर दिया, तो आप कॉटन इंडस्ट्री नहीं। आपको कॉटन इंडस्ट्री के अंदर रहने के लिए आपके अंदर ये सारी पांचों खसूसियत। आप पहले मैन्युफैक्चरर हैं? जी हूँ। आपके पास कलेक्शन इंडस्ट्री का तो नहीं लगा हुआ? जी नहीं लगा हुआ। आपकी जो लोकेशन है जिस जहाँ पे आपने ये इंडस्ट्री बनाई हुई है वो रेजिडेंशियल एरिया है? जी रेजिडेंशियल एरिया है। आपके पास एम्प्लॉय 10 से ज्यादा तो नहीं है? जी नहीं है। आपका टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा तो नहीं है? जी नहीं है। आप कॉटन इंडस्ट्री है। अब कहो कॉटन इंडस्ट्री का फायदा क्या है? पूछो। फायदा क्या है? क्या फायदा है जी? इसको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं। सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं। जब सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, ये जो भी बना के बेचेगा, अगर इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो चीज बेच रहा है, अगर वो 100 है और जो 17% लगना था वो तो लगना ही नहीं है, ये 100 में बेच लेगा। तो जो 100 में बेचेगा तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। अगर 100 अगर लगता तो 17 और 117 का बिकता। ये तो 110 में भी बेचेगा, फिर भी देता है। नहीं, ये बेचेगा तो इसकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीजों पे इसको पूरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि छोटी इंडस्ट्री को ऊपर लेके आए। सही है, और इनको फैसिलिटेट किया जाए कि हाँ तुम ग्रो कर। जब तुम ये 10 मिलियन से क्रॉस कर जाओगे, एम्प्लॉय ज्यादा रख लोगे, कॉटन अपना रेजिडेंशियल एरिया से निकल कर इधर आ जाओगे, तो तुम फिर कॉटन इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे और फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। सर टैक्स नहीं लगे तो गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट यहाँ को मारना जरूरी है। ये पूरा कर लोगे आप, ये सूरत हाल। ना आप 10 मुलाजम रख सकते हो, ना तुम गली मोहल्ले में फैक्ट्रियां खोल सकते हो, ना आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन के बगैर काम कर सकते। गवर्नमेंट ने शिकंजा बड़ा टाइट कर दिया है। पहले तो यहाँ पे, अब इस साल में, इससे पिछले साल हुआ 1 करोड़, ये तो 30 लाख पे लगे थे। हर एक का 30 लाख ऐसे क्रॉस होता था, फौरन वो आ जाता था, कॉटन इंडस्ट्री खत्म, लो 100 लगाओ टैक्स। ठीक है, तो ये था वो कॉटन इंडस्ट्री। सर कस्टमर है गैस पे भी अप्लाई होता है, गैस कनेक्शन का, सर बिजली बिल? हाँ यार, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिखा है आई बिलीव। चले हम ना वापस इसको कंसल्ट करते हैं कि कहाँ पे है जी कॉटन इंडस्ट्री। गैस भी है जी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कनेक्शन।
बिल्कुल जी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में से कोई भी इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों कनेक्शन, दोनों में से कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी